क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कैसे करते होंगे? जब ट्रंप और ईरान के बीच मिसाइल चल रही हो तब मस्कट ओमान के बंद कमरों में एक कागज तैर रहा होता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पाकिस्तान से सीधे मॉस्को पहुंचना कोई रूटीन दौरा तो है नहीं। ये तेहरान की उस अस्तित्व की कूटनीति का हिस्सा है जहां वो अपने सबसे कीमती परमाणु पत्ते को बचाने के लिए दुनिया के नक्शे पर नए ठिकाने ढूंढ रहा है। ईरान ये समझ चुका है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद वक्त उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप का रुख किसी अल्टीमेटम से इस दौरान कम नहीं दिखाई दे रहा। वो कहते हैं कि मेरे पास सारे पत्ते हैं, बस एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन ईरान सीधे कॉल करने की बजाय ओमान के मस्कट में एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। ईरान की शर्त क्या है, ये सवाल है। एक ऐसी गारंटी कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा और समुद्री नाकेबंदी हटा ली जाएगी। इसके बदले में वो अपना आधा यूरेनियम रूस को सौंपने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप उस समझौते पर साइन करेंगे जिसमें परमाणु कार्यक्रम का खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ उसकी शिफ्टिंग हो रही है। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इस बीच पाकिस्तान है। इस्लामाबाद ने अचानक ईरान के लिए अपने कराची और ग्वादर पोर्ट के दरवाजे खोल दिए हैं। क्या ये वाकई पाकिस्तान का फ्री फैसला है, स्वतंत्र फैसला है, या फिर ये वॉशिंगटन का वो रणनीतिक जाल है जिसमें ईरान को आर्थिक ऑक्सीजन देकर उसे परमाणु समर्पण की मेज तक लाया जा रहा है? ईरान के कमांडर भले ही टीवी पर अपनी सैन्य शक्ति का दम भरे, लेकिन हकीकत इस्फहान की उन तबाह होती साइट्स में कैद है जिन्हें ट्रंप पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं। आज रात सवाल ये नहीं कि शांति होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ईरान उस सोर्स कोड को सौंपने के लिए तैयार है जिसे उसने अपनी संप्रभुता का प्रतीक माना था? क्या ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील ईरान को घुटनों पर लाएगी या फिर पुतिन की एंट्री इस खेल को पलट देगी? क्या ईरान अमेरिका की जंग खत्म होने वाली है? क्या ईरान की शर्तें अमेरिका को मंजूर हैं? If there is no deal, we are going to hit each. क्या न्यूक्लियर टॉक्स के लिए मान गए ट्रंप? पिछले 2 दिनों में अगर आप ईरान के विदेश मंत्री के दौरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नया पैटर्न दिखाई देगा। 3 बार पाकिस्तान का दौरा, 1 बार ओमान में मीटिंग और फिर मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात। ये पैटर्न कहता है कि जिस तरह अमेरिका अब सीज फायर के लिए आगे बढ़ा, उसी तरह शायद अब ईरान भी लंबे युद्ध विराम के लिए गंभीर कोशिशें कर रहा है। फिर इसका फाइनल सॉल्यूशन चाहे मस्कट से निकले या फिर इस्लामाबाद होते हुए मॉस्को से, ईरान चाहता है कि अमेरिका की गैर जरूरी शर्तों को किनारे रखकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है, महायुद्ध खत्म किया जा सकता है। ये बात सभी के सामने साबित हो गई है कि ईरान के पास रूस जैसे मित्र और सहयोगी हैं जो कठिन समय में ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ईरानी लोग अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए कितनी बहादुरी और वीरता से लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से हम आपकी रुचि और क्षेत्र के सभी लोगों की रुचि के अनुसार सब कुछ करेंगे ताकि शांति जल्द से जल्द हासिल हो सके। लेकिन सवाल है कि ईरान की नई और पुरानी शर्तें क्या हैं? क्यों 2 दिन के अंदर अमेरिका को 2 बार कांटेक्ट करने की बातें सामने आईं? क्यों कहा जा रहा है कि ईरान ने मॉस्को दौरे के बाद हॉर्मुज पर रुख नरम कर लिया है और शायद वो हॉर्मुज खोलने को राजी तक हो गया?
ये समझने से पहले आपको 26 और 27 अप्रैल की ईरान की शर्तों की डिटेल समझ लेनी चाहिए, जिन्हें वेस्टर्न मीडिया ने जोर देकर छापा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब चाहता है कि अमेरिका इजराइल के साथ चल रहा युद्ध खत्म हो और आगे हमला नहीं करने की गारंटी मिले। अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी हटे, हॉर्मुज खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो। आखिर में परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बात हो। इससे पहले ईरान ने एक और कागज भिजवाया था जिसमें अपनी 5 शर्तों का जिक्र था। करीब करीब वही शर्तें थीं जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले भी खारिज कर दिया था। यानी 5 साल तक न्यूक्लियर प्रोग्राम बैन होगा, पावर और एनर्जी के लिए परमाणु प्रोग्राम जारी रखेंगे, आधा यूरेनियम IAIA की निगरानी में रहेगा, बचा हुआ यूरेनियम रूस को सौंप देंगे, अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप ने 2 दिन पहले ही मीडिया के सामने आकर ये कह दिया था कि बिना न्यूक्लियर मोर्चे पर समझौता किए इन शर्तों का कोई मतलब नहीं है। डील होगी तो उनकी शर्तों पर, और डील हो सकती है क्योंकि ईरान की नई लीडरशिप पहले के मुकाबले समझदार है। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very important. ईरान को लेकर ट्रंप की लाइन क्लियर है, और ये आज से नहीं बल्कि उस वक्त से है जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पहली बार टारगेट किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, जिसमें इस्फहान, नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट करने का दावा किया था। और इस बार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए गए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की साइट्स पूरी तरह खत्म हो जाए ताकि न्यूक्लियर बम बनाने का कोई स्कोप ही ना बचे। सवाल है कि क्या इस शर्त को बिना माने सीज फायर पर आगे बढ़ा जा सकता है? क्या अमेरिका को रोका जा सकता है? हालांकि अमेरिका ने अभी तक संयम दिखाया है, लेकिन वो किसी भी वक्त बारूदी हमले में तब्दील हो सकता है। लेकिन बातचीत की विंडो बाकी है, इसीलिए शायद पिछले कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। खबर है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान से पहले ओमान इसलिए गए थे क्योंकि वहीं ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिस पर अमेरिका के साथ सहमति बन सके। इससे पहले भी अराक्ची मस्कट जा चुके हैं। ईरान जानता है कि इस्लामाबाद में सिर्फ होर्मुज और सीज फायर को लेकर बात हो सकती है। दूसरा, ईरान ये भी कहता है कि पाकिस्तान उसका अच्छा दोस्त तो है, लेकिन कई मुद्दों पर मध्यस्थता के लायक नहीं है। इस्लामाबाद में अमेरिका के डेलीगेशन से मिले बगैर अब्बास अराक्ची मॉस्को इसलिए पहुंचे ताकि ईरान पर लगे प्रतिबंध को रूस और चीन के दखल से खत्म कराया जा सके। ईरान अपनी सहूलियत के हिसाब से सीज फायर और डील के लिए मुल्कों को अप्रोच कर रहा है, लेकिन क्या अमेरिका का हॉर्मुज के बाद न्यूक्लियर ब्लॉकेड वाला सिस्टम ईरान को कबूल होगा? सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान की तरफ से एक बार फिर ट्रंप की ख्वाहिश को इस्फहान के पहाड़ों के नीचे दबा दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है कि वो दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाई निक ने सरकारी टीवी चैनल से कहा कि वो ट्रंप का दबाव नहीं सहन करेंगे, और यही विचार करीब करीब हर लीडर का है। ईरान अमेरिका को उसके कथित तौर पर नाकाम ऑपरेशन की याद दिलाता है। मैं अमेरिका और यूरोप के मिलिट्री एनालिस्ट को लेकर हैरान हूं, जो इस बात को मानते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए कई हेलीकॉप्टर और अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन भेजे थे। वो प्रोपेगेंडा प्लान के साथ तैयार थे और जंग में जीत का ऐलान करने वाले थे, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें नाकाम कर दिया, उनके विमान गिरा दिए।
ईरान के अंदर इस्फहान वाला ऑपरेशन नेतन्याहू ने प्रस्तावित किया था और उसे ट्रंप ने आगे बढ़ाया था। बहरहाल जब तक ईरान और अमेरिका के एटमी मुद्दे को लेकर बात आगे बढ़ती, तब तक पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो ग्वादर और कराची पोर्ट ईरान के लिए ओपन कर देगा। इसका मतलब ये है कि अराघची के तीसरे इस्लामाबाद दौरे पर अमेरिका ने ईरान की तरफ कुछ ठोस सिग्नल भिजवाए हैं। तभी मुनीर ने वॉशिंगटन के हुक्म की तामीर करते हुए ईरान के लिए बड़ा ऐलान किया। लेकिन क्या ईरान के लिए ये तोहफा कोई ट्रैप है? क्या ईरान उस न्यूक्लियर मटेरियल को वाकई सौंप देगा जो कुछ दिन में उसे न्यूक्लियर पावर बना सकता है? क्या ईरान ट्रंप को अपनी न्यूक्लियर महाशक्ति के सपने को खत्म करने वाला सोर्स कोड दे देगा? सवाल पेचीदा है, मगर वक्त के साथ जवाब मिल सकता है। तो यूरेनियम पर ईरान ग्लोबल सपोर्ट खोज रहा है, लेकिन इस बीच एक और पॉइंट है जिस पर बात होनी जरूरी है, वो है हॉर्मुज, दुनिया की वो नस जिसे ईरान ने अब इकोनॉमिक एटम बम बना दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दुनिया को हिलाने वाला कबूलनामा किया है कि ईरान ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को बंधक बना दिया है। लेकिन असली खलबली ओपेक के अंदर है। सऊदी की बादशाहत को ठेंगा दिखाकर यूएई इस तेल संगठन से बाहर हो रहा है। आलम यह है कि समंदर में 2000 जहाज फंसे हैं और गैस की कीमतें 35% तक उछल चुकी हैं। ईरान ने साफ कर दिया है, हॉर्मुज से गुजरना है तो कानून तेहरान का चलेगा। क्या दुनिया इस नई दादागिरी के सामने घुटने टेकेगी या फिर तेल की जंग तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? क्या हॉर्मुज ने खाड़ी में फूट डाल दी? क्या हॉर्मुज के चलते यूएई और सऊदी आमने सामने आ गए? यूएई ने क्यों कहा कि वो ओपेक से बाहर हो रहा है? क्या हॉर्मुज वाकई एक एटम बम बन चुका है? इन सवालों के जवाब आपको बताएं उससे पहले आप इन स्टेटमेंट्स पर गौर कीजिए। कुछ दिन पहले रूसी सुरक्षा परिषद ने हॉर्मुज को ईरान का न्यूक्लियर हथियार बताया था। इसके बाद फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भी कहा था कि ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज एक न्यूक्लियर हथियार जैसा है। अब इसी बात को अमेरिका ने दुनिया के सामने कबूल किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कह दिया कि ईरान के पास इकोनॉमिक न्यूक्लियर वेपन है, नाम है हॉर्मुज। ईरान कट्टरपंथी ताकतों के जरिए चलने वाला एक देश है। वो लेबनान और इराक में उग्रवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ईरान नहीं पूरे इलाके पर प्रभुत्व चाहते हैं। देखिए उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ क्या किया। हॉर्मुज स्ट्रेट एक आर्थिक परमाणु हथियार की तरह है जिसे वो दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका ढिंढोरा भी पीट रहे हैं। तेहरान के अंदर ऐसे बिलबोर्ड लगाए गए हैं जहां वो कहते हैं कि वो दुनिया की 20 से 25% ऊर्जा सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बंधक बना सकते हैं। सोचिए अगर ऐसे लोगों के पास परमाणु हथियार आ जाए तो क्या होगा? फिर वो पूरे इलाके को बंधक बना लेंगे। इसका मतलब अमेरिका ये मान रहा है कि ईरान ने दुनिया की तेल और गैस की नस पर कब्जा कर लिया है और उसे अपने हिसाब से दबा रहा है। और ऐसा तब हो रहा है जब अमेरिका ने खुद ईरानी शिप्स को रोकने के लिए ब्लॉकेड लगा रखा है। असल में सारा खेल तेल का है, इसीलिए अमेरिका ईरान महायुद्ध के बीच वो हो गया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सऊदी की बादशाहत को अब उसी के पड़ोसी यूएई से चुनौती मिलने लगी है और ये इसीलिए क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने ओपेक यानी तेल एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े संगठन से बाहर निकलने का फैसला लिया है। ये फैसला 1 मई से लागू हो सकता है।
यूएई सरकार ने कहा कि यह कदम देश की लंबी अवधि की आर्थिक और रणनीतिक योजना के तहत उठाया गया है। यूएई का कहना है कि अब वो अपने देश में तेल और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश तेज करेगा और ऊर्जा सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देगा। यूएई अब प्रतिदिन लगभग 50 लाख बैरल तेल निकालने की क्षमता रखता है, लेकिन ओपेक के नियमों की वजह से उसे बहुत कम तेल बेचने की अनुमति मिलती है। ये फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब सऊदी और यूएई के बीच क्षेत्रीय क्षत्रप बनने की होड़ लगी है, क्योंकि सऊदी ओपेक में तेल के दाम कंट्रोल करता रहा है। हालांकि इस फैसले के बाद से अमेरिका को ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि अमेरिका बार बार इंडिपेंडेंट सप्लाई की वकालत करता रहा है। मगर सवाल है कि क्या ईरान महायुद्ध ने यूएई के ओपेक देशों से बाहर निकलने के इस फैसले में कोई भूमिका निभाई है, या यूएई पहले से ही तेल निर्यात करने वाले ग्रुप से बाहर निकलने का मन बना चुका था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूएई ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक नामक कार्टेल को छोड़ने का फैसला किया है। यूएई की तरफ से इस निर्णय को लेते समय ये कहा गया कि यूएई अपने लॉन्ग टर्म के जो इकोनॉमिक और एनर्जी इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए और आने वाले समय में अपने एनर्जी के संदर्भ में जो डिसीजंस वो ले रहा है उसमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी को हासिल करने के लिए उसने ये ओपेक को छोड़ने का फैसला किया है। जाहिर है कि जो ओपेक के कार्टेल में जो कोटा का जो सिस्टम था उसकी ऑब्लिगेशन से अब यूएई नहीं बंधा रहेगा और वो अपने निर्णय स्वतंत्र ले सकता है। यूएई अपना भविष्य तेल से आगे देख रहा है, लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है तो वो पहले ही साफ कर चुका है कि हॉर्मुज का सिस्टम अब महायुद्ध के बाद बदल चुका है। अमेरिका दावा करता है कि ईरान को रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो वहीं ईरान कहता है कि उसने हॉर्मुज से टोल वसूलने के लिए कानून बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसी बात को ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के सामने कुछ इस अंदाज में बयान किया। ईरान की नौसेना द्वारा जहाजों को रोकना या उन पर कार्रवाई करना कोई आक्रामक कदम नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत आता है, इसीलिए ईरान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी समुद्री सीमाओं की निगरानी करने का पूरा अधिकार है। ईरान के जरिए की गई सभी कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समुद्री कानून के अनुरूप है। हालांकि हॉर्मुज में ब्लॉकेट किसी का भी हो, उसका नुकसान दुनिया को उठाना पड़ रहा है और आंकड़े इसके गवाह हैं। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में लगभग 2000 जहाज फंसे हुए या खड़े हैं। इनमें से करीब 446 जहाज सीधे तौर पर हॉर्मुज के अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें तेल टैंकर और एलएनजी कैरियर शामिल हैं। सप्लाई रुकने से दुनिया में तेल गैस के दाम 28 से 35% तक बढ़ गए। एलएनजी की स्पॉट कीमतों में 140% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। माल ढुलाई की लागत कई जगह 40% बढ़ गई। कतर जैसे देश ने इसे अप्रत्याशित घटना करार दे दिया और कह दिया कि हॉर्मुज को दबाव का हथियार नहीं बनाना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस तरह से लंबे समय तक बंद रहने से ये संकट क्षेत्रीय संकट से वैश्विक संकट में बदल गया है। इसका असर ऊर्जा क्षेत्र, आपूर्ति और मांग के प्रवाह, उत्पादन और बाकी चीजों पर पड़ता है। वास्तव में ये दुनिया के कई देशों में जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आज इस बंद का प्रभाव इन घरों पर महसूस किया जा रहा है, जहां बिजली और हीटिंग की आपूर्ति हजारों किलोमीटर दूर मौजूद देशों में भी नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है। इस संकट का अंतिम समाधान निकालने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन लगता है कि ईरान अब मन बना चुका है कि वो हॉर्मुज को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह ही इस्तेमाल करता रहेगा। ईरान का कहना है कि जंग खत्म हो भी जाए तब भी हॉर्मुज के जहाजों की आवाजाही उसी के नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से होगी। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में ईरानी जनरल की तरफ से ये बयान दिया गया। इसी में कहा गया कि आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन नियम हमारे ही चलेंगे, कानून हमारा ही मानना होगा।
ईरान अपनी रक्षात्मक हथियार क्षमताओं और अमेरिका की हार के अनुभवों को स्वतंत्र देशों, विशेष रूप से एससीओ के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की सैन्य कार्रवाइयां रक्षात्मक हैं और वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनकी समुद्री संप्रभुता को चुनौती दे। हॉर्मोज में आवाजाही हमारी देखरेख में ही होगी। इसका मतलब ये है कि ईरान का पाकिस्तान के सामने हॉर्मुज पर जो वर्जन था वो एससीओ के मंत्रियों की बैठक में और क्लियर हो गया। हॉर्मुज खुलेगा, शिप्स भी जाएंगे, लेकिन अब मुज्तबा के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस पर फाइनल अथॉरिटी होंगी। सवाल है, क्या ये शर्त अमेरिका को मंजूर होगी? क्या हॉर्मुज को अमेरिका ईरान के हाथों में सौंप कर लौट जाएगा या फिर ब्लॉकेड पहले जैसा हो जाएगा? और इस सब के बीच एक सवाल ये भी है कि खाड़ी का नया किंग कौन? इंतजार कीजिए, जियोपॉलिटिक्स के डायनामिक्स बदल रहे हैं और इस बीच एक नया चैप्टर हमारे पड़ोस में खुल गया है। पाकिस्तान ने समझा था कि डूरंड लाइन पर कत्लेआम कर वो तालिबान को खामोश कर देगा, लेकिन काबुल की दीवारों से आज एक ही आवाज आ रही है, जिंदा हूं मैं। ये वही बात है जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको कही। कुनार की यूनिवर्सिटी पर मुनीर की सेना ने ड्रोन से आग बरसाई, बच्चों का खून बहाया ताकि दहशत का राज कायम हो सके। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि ये वो अफगानिस्तान है जिसे खंडर बनाने की कोशिश में हर महाशक्ति ने वो कोशिश तो की, पर हर बार यहां से पलटवार की वही गूंज उठी कि अभी हारा नहीं हूं, जिंदा हूं मैं। आज तालिबान का शिक्षा मंत्री जब मिसाइल पावर बनने की हुंकार भरता है तो वो इस्लामाबाद को सीधा मैसेज है कि पुराने हथियारों के दिन लद गए हैं, अब जंग बराबरी की होगी। उधर अपनी जमीन पर चारों खाने चित हो चुका पाकिस्तान अब भारत के नाम की माला जप रहा है ताकि अपनी आवाम को ये बता सके कि वो अभी मरा नहीं है। लेकिन मुनीर साहब ऑपरेशन सिंदूर की लपटे गवाह हैं कि जब अंत करीब होता है तो इंसान ऐसे ही हाथ पांव मारता है। पाकिस्तान अब महायुद्ध का नया मैदान बन गया। तालिबान और पाकिस्तान के बीच फिर जंग शुरू। तालिबान को ईरान जैसी मिसाइलें क्यों चाहिए? सवाल इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच करीब 2 महीने के युद्ध विराम के बाद एक बार फिर बारूदी वार पलटवार शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान सबूत दिखा रहा है, बता रहा है कि मुनीर की सेना ने एक बार फिर अपने ड्रोन और एरियल अटैक का रुख अफगानिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया। इस बार अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में बारूदी एयर स्ट्राइक हुई। हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान की सरकार का दावा है कि घायलों में यूनिवर्सिटी के छात्र, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी के बाद तालिबान सरकार ने पाकिस्तान हमले को लेकर एक पोस्ट किया। दावा किया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुए इन हमलों में मोर्टार और रॉकेट दागे गए। हालांकि इस सब के बीच तालिबान का एक बयान ट्रेंड करने लगा। इस बार तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि तालिबान को वक्त के साथ नए हथियारों की जरूरत है। पुराने हथियारों के दम पर मुल्क की हिफाजत नहीं की जा सकती। तालिबानी मंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि अब लंबी दूरी के हथियार होने चाहिए। अफगानिस्तान को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आधुनिक शिक्षा और विज्ञान और आधुनिक हथियारों की जरूरत है ताकि हम दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। साधारण हथियारों और उपकरणों से देश की रक्षा करना संभव नहीं है, इसलिए दुश्मन से लड़ने और उन्हें आक्रमण करने से रोकने के लिए आधुनिक विज्ञान पर आधारित उन्नत हथियार बनाना जरूरी है।
इसका मतलब ये है कि तालिबान ने ईरान और अमेरिका के बीच जंग को काफी करीब से फॉलो किया है और वो भी ईरान की तरह अब मिसाइल पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में मिसाइलों को लेकर कोई डील भी कर ले, मगर सवाल है कि तालिबान ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जब तक इस पर बहस होती तब तक कुनार प्रांत में हुए हमलों को लेकर पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय का कहना है कि यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। आज जब एक भाई सिस्टम से लड़ा तो एक लाश जिंदा हो गई। मेरे सामने ये माइक लगा है, माइक जो ये इंश्योर करता है कि बात सुनी जाए, बात दूर तक जाए, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी सुन पाए। लेकिन चलिए आज इस ऑर्डर को थोड़ा रिवर्स करते हैं। आज इस माइक से मैं आपसे पूछती हूं कि क्या अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को हम सुन रहे हैं? क्या हम उसकी बेबसी को समझ रहे हैं? बुनियादी चीजों के लिए जो संघर्ष है उसके, क्या हम उसे वैल्यू कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद एक लाश को अपने जिंदा होने का सबूत ना देना पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद एक भाई को अपनी बहन का कंकाल खोदकर ना निकालना पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद सिस्टम हाशिए पर पड़े एक नागरिक को इतना मजबूर ना कर देता कि बहन का कंकाल कंधे पर लादना पड़े। आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है ओडिशा से आए इस वीडियो से। टीवी पर हमारी मजबूरी है कि हम आपको ये वीडियो बिना ब्लर किए हुए नहीं दिखा सकते। विचलित करने वाली तस्वीरों पर हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। लेकिन मैं कहती हूं कि आज पूरे देश को विचलित होना चाहिए, सिस्टम को विचलित होना चाहिए, सरकार को विचलित होना चाहिए, सबको विचलित होना चाहिए। बैंक से अपने हक के पाई पाई जोड़कर जमा किया हुआ अपना ही पैसा निकालना है और उससे जुड़ा कागज आपके पास नहीं है, सबूत आपके पास नहीं है, तो क्या आपको इतना लाचार बना दिया जाएगा कि आपको अपनी बहन का कंकाल खोदकर निकालना पड़े? आपको पता है कि अगर इस पूरी घटना में कोई विचलित नहीं हुआ है तो वो है जीतू मुंडा। धूप से तपी हुई काया, बदन के निचले हिस्से को ढकता एक मैला कुचैला कपड़ा, नंगे पैर, बस एक धुन में ये शख्स चला जा रहा है, चला जा रहा है। ना ये थकता है, ना दुखता है, ना रोता है, ना चीखता है, ना चिल्ला रहा है, ना किसी से लड़ रहा है, ना किसी से भिड़ रहा है, ना किसी से कुछ कह रहा है और ना किसी के मोबाइल में विजुअल के रूप में रिकॉर्ड होने की इसे चिंता है। ना देश की नेशनल हेडलाइन बन जाने का कोई इंपैक्ट है। जीतू मुंडा शांत है, सिर्फ शांत। साधना करके साधक शून्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन जीतू उस शून्य में है जहां उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है। उसने मान लिया यही उसका जीवन है। उसके कंधों पर जीवन का सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि भारत में तो यूं भी भाई के कंधों पर बहन की डोली सजती है और उन्हीं कंधों पर बहन की लाश, माफ करिए लाश नहीं है, लाश भी नहीं है, ये तो कंकाल है और इसे खुद जीतू ने ही खोद कर निकाला है। सोचिए आप, ये बोझ कितना भारी होगा, शायद जीवन से भी भारी। जीतू की बहन कालरा मुंडा की मौत जनवरी में हुई थी और उस वक्त उसने मवेशी बेचकर कुछ 20,000 जो मिले होंगे वो कमाए और बैंक में जमा किए। वही रकम निकालने जीतू ओडिशा ग्रामीण बैंक गया, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट और जरूरी कागज न होने की वजह से वो रकम निकाल नहीं पाया। 19,400 रुपए, 19,400 रुपए के लिए जद्दोजहद हो रही है। 19,000 रुपए जीतू के लिए क्या होंगे ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन रॉकेट साइंस ये भी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति के पास कागज नहीं, वो मजबूरियों में घिरा है, हाशिए पर पड़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं समझ पा रहा बैंक के नियम, नहीं प्रेजेंट कर पा रहा बैंक में दिए जाने वाले कागज, तो क्या उसे उसके हक से वंचित कर दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले कुछ चक्कर उसने बैंक में और लगाए, सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने मरी हुई बहन की मौत का सबूत देने के लिए कब्र खोदकर कंकाल निकालने जैसा कदम उठा दिया। जबकि इसी देश का कानून कहता है, बैंकिंग सिस्टम कहता है, आरबीआई कहता है कि 50,000 तक के क्लेम में अगर नॉमिनी नहीं है
मौत होने पर अगर कोई नॉमिनी जैसी डिटेल कागज पर पहले से दर्ज नहीं है तो 2 गवाह, मात्र 2 गवाह, या फिर अगर सरपंच वेरीफाई कर दे उसके वेरिफिकेशन तक से काम चल सकता है। या जीतू को अगर ये प्रक्रिया समझाई गई होती, या जो भी वारिस है, उपलब्ध है, या जो भी कोई और लगे उन्हें बुलाया गया होता गवाह के रूप में, या गांव के सरपंच को ही पूछ लिया जाता। जबकि सोचिए हमारे गांव में क्या सिस्टम है, शहर जैसे हालात तो नहीं है ना। लोग एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं, परिवारों के हिसाब से जानते हैं, तो कोई ना कोई तो होता जो कंफर्म कर देता। और फिर यहां तो मामला मौत का था, लेकिन इन सब के लिए लगना था एफर्ट, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लगनी थी। बैंक का काम पैसा जमा करने वालों को सर्व करना भी है, इस संवेदनशीलता के साथ काम करना था। लेकिन ये सब हुआ नहीं, क्योंकि इंसानियत भी अब रेयर हो चली है। मदद और सुविधा भी कई बार हैसियत क्या है आपकी ये देख कर दी जाती है, और हैसियत के उस पैमाने पर जीतू शायद अंतिम पंक्ति पर ही खड़ा रह जाएगा, जो खबर भी तब बनता है जब बेबसी का वीडियो वायरल हो जाए। और इससे पहले आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया कि बैंकों में पड़ा हजारों करोड़ रुपया उन परिवारों का है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई और परिवार को उस पैसे की जानकारी नहीं थी। देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, और ये पैसा उन मेहनती लोगों का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके परिवारों को इसके बारे में पता नहीं। तो हमारी सरकार ने तय किया है कि हम ये पैसा उन परिवारों को वापस करेंगे जिनके हक का ये पैसा है। ये देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है आप देखिए। भारत में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऐसी लावारिस या बिना दावे के पड़ी है बैंक, बीमा पॉलिसी, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स में फंसे पैसे, जिसका ब्यौरा खंगाला जब हमने तो हमें क्या पता चला, उसकी डिटेल्स मैं अब आपके सामने रखती हूँ। इसी फिगर को मैं आपके सामने और तोड़कर इस वक्त रखती हूँ। बैंक में जमा है बीमा पॉलिसी का 78,000 करोड़ रुपया, फंसा हुआ पैसा है ये। डिविडेंड्स का कितना है? 14,000 करोड़ रुपया बीमा पॉलिसी से जो निकलकर डिविडेंड्स आते हैं उनसे जुड़ा हुआ। 3,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ पैसा जो फंसा हुआ है। और जब आप इन चारों को जोड़ देंगे तो कुल ये रकम कितनी बन रही है उसके बाद? 1,04,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ पैसा है ये। अब सवाल इस अनक्लेम्ड पैसे को लेकर है कि कैसे पता चलेगा और ये कैसे मिलेगा आपको। तो सरकार ने आपकी मदद के लिए 3 बड़े डिजिटल पोर्टल बनाए हैं। आज ही इन पर आप ऐसे रकम का ब्यौरा चेक भी कर सकते हैं अगर आपका पैसा भी फंसा है। सरकार ने बैंक्स के लिए उद्गम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाया है। 1 मार्च 2026 तक 18 लाख से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। और बीमा के लिए बीमा भरोसा पोर्टल है। म्यूचुअल फंड्स के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप अनक्लेम्ड रकम के बारे में जान सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आपकी पूंजी आपका अधिकार मिशन के तहत 28 फरवरी 2026 तक ही 22 लाख से ज्यादा दावों के जरिए 5,777 करोड़ रुपए वापस कर चुकी है। तो अब सवाल यह है, आपके मन में भी हो सकता है कि आपका पैसा फंसा है तो आपको कैसे मिलेगा, मृत रिश्तेदारों का क्लेम कैसे मिल सकता है। अब आपको इसकी भी जानकारी हम देते हैं, कैसे आपको अपने डेड रिलेटिव्स का क्लेम लेना है। अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और उनका बैंक खाता या लॉकर है तो आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जैसे अगर नॉमिनेशन है तो दावे का आवेदन पत्र, मृत्यु का प्रमाण पत्र, जैसा इस केस में हुआ कि डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था लेकिन जीतू डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, नहीं प्रोड्यूस कर पाया। फिर दावेदार का केवाईसी जरूरी है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर नॉमिनेशन नहीं है और राशि 15 लाख रुपए तक की है तो आवेदन पत्र प्लस डेथ सर्टिफिकेट प्लस केवाईसी होना चाहिए। और इसके अलावा स्टैम्प पेपर पर भी इंडेमनिटी बॉन्ड यानी क्षतिपूर्ति बॉन्ड और एनओसी की जरूरत होगी। और अगर जमा राशि 15 लाख से ज्यादा है तो इन दस्तावेजों के साथ साथ एनेक्साइसी और श्योरिटी यानी जमानत का दस्तावेज भी चाहिए होगा। अब कानूनी वारिसों के बीच में अगर कोई विवाद है तो बैंक को सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी या फिर कोर्ट का फिर इस पर आदेश चाहिए होगा। बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और पेंशन्स, इनके अंदर अनक्लेम्ड मनी को देखते हुए सरकार ने ये तय किया कि आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत ये पैसा जनता तक पहुंचे। इसके लिए अलग अलग पोर्टल बनाए गए ताकि लोग वहां अपना रजिस्टर करवा के और अपने प्रियजनों की जो अनक्लेम्ड मनी है उसके बारे में पता कर सकें और उसको क्लेम कर सकें। जैसे बैंक है, उद्गम के नाम से पोर्टल है, और इंश्योरेंस के लिए
बीमा भरोसा है, म्यूचुअल फंड के लिए सेबी मित्रा है, पेंशन के लिए भी PFRDA का पोर्टल है, शेयर्स के लिए IEPF का पोर्टल है। देखिए, ये तस्वीर हमने आपके सामने रखी। जीतू की खबर को NDTV ने आज दिन भर एक मिशन के रूप में आपके सामने रखा ताकि जीतू के साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। और जीतू वायरल हो गया तो इम्पैक्ट हो गया। और इम्पैक्ट क्या हुआ कि ना सिर्फ पैसे वापस मिले बल्कि 20,000 रुपए रेड क्रॉस से भी दिए गए ताकि बहन के कंकाल का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से किया जा सके। तो ये था एक किरदार। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको सावधान कर देते हैं क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे गर्म हीट चैम्बर बन चुका है। उत्तर प्रदेश का बांदा बीते दिन 47.6 डिग्री के साथ उबल रहा था और महाराष्ट्र के अकोला में पारा 46.9 डिग्री को पार कर गया। राजस्थान का फलौदी, जिसका ऑल टाइम रिकॉर्ड 51 डिग्री है, आज फिर उसी दहलीज पर खड़ा है। और इन सबके बीच मौसम विभाग का कहना है कि भारत अब दुनिया के उन 98 शहरों की लिस्ट में टॉप पर है जहां गर्मी नहीं मौत का नाच हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ धूप है तो गलत है। ये क्लाइमेट इमरजेंसी है, ये समझिए आप, क्योंकि सीधा हमला हमारी जिंदगी पर है। खेतों में गेहूं की फसल जल रही है जिससे आपकी थाली महंगी होगी। शहरों में बिजली के ग्रिड फेल होने के कगार पर है क्योंकि डिमांड रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और सबसे डरावनी बात, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों में 30% का इजाफा हुआ है। दोपहर 12 से 4 के समय घर से बाहर निकलने का नहीं, खुद को बचाने का है। सतर्क रहें क्योंकि ये लू सिर्फ पसीना नहीं निकालती, जान निकाल लेती। उत्तर प्रदेश का बांदा दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया। हिंदुस्तान में कहां-कहां पारा 46 के पार पहुंचा। हीट वेव क्या ग्लोबल वार्मिंग का सिग्नल है? अप्रैल में आसमान से आग बरस रही है, धरती शोले उगल रही है, जलती चुपती गर्मी आधे हिंदुस्तान के पसीने छुटा रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बांदा चलिए। दुनिया का फोकस बांदा पर है क्योंकि अप्रैल महीने में बांदा का तापमान दुनिया के इंडेक्स में सबसे बुलंदी पर है। 47.6 डिग्री के साथ बांदा दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। लोगों ने ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। गर्मियों से हाल बहुत बेहाल हो चुके हैं। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी तो न्यूज पे भी आ चुका है कि एशिया का नंबर 1 हीट के मामले पे बांदा फर्स्ट पे जा चुका है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, जो मतलब जून में गर्मी पड़नी चाहिए, कभी भी अप्रैल में पड़ रही है। चलिए, गर्मी बड़ी है लेकिन आप अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस जरूर अपनाएं। इसी के साथ आज कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार NDTV इंडिया पर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।